नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में पहला कदम, समिति गठित करेगी सरकार। धामी कैबिनेट में जगह न मिलने पर बंशीधर भगत ने दी प्रतिक्रिया, कहा पार्टी से नहीं है कोई नाराजगी। विधायक मोहन बिष्ट उतर गए एक्शन में, अस्पताल का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य जल्द पूरे करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड की आयरन लेडी इंदिरा हृदयेश की पहली जयंती पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। कानपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, नकली नोट छापने और चलाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। हल्द्वानी नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ तीसरे दिन भी चलाई जेसीबी, व्यापारियों ने किया विरोध। धामी सरकार ने मंत्रिमंडल में इस बार कई चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत भी ऐसे ही नेताओं में से एक हैं, जिन्हें इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। उन्होंने मंत्रिमंडल से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। बंशीधर भगत ने कहा, मैं खेती कर रहा था, पार्टी ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है, इसके लिए पार्टी का शुक्रगुजार हूं। मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, उन्हें वो सब दिया जो आज उनके पास है, इसके लिए वो पार्टी के बेहद आभारी हैं। बंशीधर भगत ने कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर वो नाराज नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके 8 मंत्रियों की नई टीम को बधाई देते हुए कहा कि वो पुष्कर सिंह धामी की नई और युवा टीम को बधाई देते हैं। उन्होंने कामना की कि पुष्कर सिंह धामी की युवा टीम अब पूरे जोश के साथ काम करेगी। सभी योग्य होते हैं जी, जिसको पद मिल जाए उसके लायक हो जाता है जी। तो अभी नए लोगों को चांस दिया है। मैं समझता हूँ धामी जी भी युवा है, कुछ युवा टीम उनके साथ रहेगी, तेजी से काम करेगी, अच्छा है। मैं बिल्कुल इस बात के लिए संतुष्ट हूँ जी। और मुझे गौरव है कि मैं अपने उत्तराखंड में सबसे अधिक मत लेके जीता जी। अंतर में 2 लोग मुझसे आगे हैं, ताऊ जी और ब्रिजभूषण गरोला जी 30,000 और 27,000 थे, मैं 24,800 से हूँ, लेकिन सबसे अधिक मत मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है 67,000 जी। तो इसके लिए मैं बहुत अपने को धन्य समझता हूँ, अपने जनता को धन्यवाद करता हूँ। और पार्टी का जो निर्णय है उसे स्वीकार करना है, कार्यकर्ता का काम है। हर बात हमारे मन की बात होगी तब हम स्वीकार करेंगे, ये कोई बात अभी हमारे मन की नहीं भी होती तो उसको भी स्वीकार करना। उत्तराखंड की आयरन लेडी कही जाने वाली स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की कल पहली जयंती थी। इस मौके पर हल्द्वानी स्थित कांग्रेस स्वराज आश्रम में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेसियों ने कहा कि जिस तरह से इंदिरा हृदयेश ने उत्तराखंड के विकास के लिए अपना योगदान दिया है, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल ने कहा कि इंदिरा हृदयेश के योगदान को आज कांग्रेसी याद कर रहे हैं। इंदिरा हृदयेश जैसी सशक्त नेता आज उत्तराखंड के लिए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है। सचिवालय में धामी सरकार की पहली बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में हमारी सरकार एक कमेटी का गठन करेगी जो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। 24 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि प्रदेश सरकार इस कानून को लागू करने के लिए कमेटी बनाएगी। मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई और जैसा कि 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, किसी के घर का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के पिता हैं। वो हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में सेना में जाकर या अर्धसैनिक बलों में, सेना में या अन्य किसी फोर्सों में जाकर अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। वहीं हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। ऐसे में जरूरी है
कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। साथ ही बीच बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत कल श्यामपुर थाने में धरने पर बैठी। उन्होंने श्यामपुर थाना प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की। आपको बता दें कि श्यामपुर थाना पुलिस ने कल सुबह गाजीवाला गांव के छात्र को हिरासत में लिया था। श्यामपुर थाना पुलिस पर पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। तारीख को रिजल्ट आया था कांग्रेस के पक्ष में हरिद्वार ग्रामीण में। 11 तारीख से लेकर आज 24 तारीख हो गई है। 13 दिन से मैं देख रही हूँ, खासतौर पे लालढांग के क्षेत्र में यहाँ पुलिस प्रशासन एक तरफा जो है कार्रवाई कर रही है, भाजपा के इशारे पे चल रही है। आज हद ये हो गई है, रोज़ का है, वैसे तो रोज़ का है, 4-4, 5-5 लोगों को, आम जनता को, आम नागरिक को, अगर वो गलती से कोई ये कह दे रहा है कि इस बार बदलाव में हमने अनुपमा रावत को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, तो उसको यहाँ बुला के उसको हैरेस किया जा रहा है। आज हद ये हो गई कि एक नाबालिग बच्चे को सिर्फ इसलिए कि उसका ताल्लुक कांग्रेस के परिवार से है, उसको एग्ज़ाम सेंटर से बुला लिया गया, यहाँ पर उठा के ले आया गया। ये देखिए, ये स्कूल यूनिफॉर्म में है ये बच्चा, अभिषेक पाल। तो ये हद कर दी है इन्होंने, तानाशाही की। ये पुलिस प्रशासन यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए है, आम जनता के रक्षा के लिए है, या भाजपा के इशारे पे चलने के लिए है। तो मैं आज जनप्रतिनिधि हूँ, मैं इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसने किसी को धमकाया था 12 तारीख को धमकाया था। ये क्या धमकाएगा? ये खुद स्कूल पिछले महीने की 12 तारीख में, ये बताइए, जो बच्चा खुद एक स्कूल में पढ़ रहा है वो किसी को क्या धमकाएगा? इसको देख लीजिए, सामने ही बैठा है और स्कूल बैग भी इसके हाथ में है, स्कूल यूनिफॉर्म में ये बैठा है। तो क्या 10 साल भाजपा को यहाँ मिले, 10 साल भाजपा को मिले, जिन बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज खुलवाने चाहिए थे, उनको आज देखिए, आज इन्होंने भविष्य को कहाँ बैठा रखा है। तो अब आज अनुपमा काम ना कर पाए, अनुपमा काम नहीं, अब वो लिपापोती करने में लगे हुए। हमारी है कि यहाँ जो है, जो इस तरीके के हथकंडों को अपना रहे हैं, एसओ को बदलना, हम देखो ये एसओ यहाँ से बदलना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार इनके हरकत देख रही हूँ। मैंने जो पहले कहा, 4-4, 5-5 लोगों को, आम जनता को, कांग्रेसियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको बुलाया जाता है, हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है। एक आम नागरिक क्या कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है। जो गलत काम कर रहे हैं वो घर में मौज कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, आम नागरिक है, जो अपना घर पालता है, चुपचाप उनको बुलाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ये जानने की कोई, भाई तुमने कांग्रेस को दिया है, भाजपा को वोट दिया। कब तक ये धरना जारी रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक ये बदले नहीं जाएगा। लालकुआं विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराकर विधानसभा पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक मोहन बिष्ट ने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद विधानसभा में फील्ड में उतरकर एक्शन शुरू कर दिया है। देहरादून से लालकुआं पहुंचने के बाद विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सबसे पहले हल्दूचौड़ स्थित 30 बेड के निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान हॉस्पिटल बनने से पहले ही अस्पताल के दीवारों से पपड़ियां निकलने लग गई, जिसे देखकर विधायक मोहन बिष्ट ने निर्माणदायी संस्था को चेतावनी देते हुए तत्काल खराब गुणवत्ता को सुधारने के निर्देश दिए और सुधार न होने पर जांच की चेतावनी दी। निर्माणदायी संस्था को तत्काल सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए अस्पताल निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि हल्दूचौड़ स्थित निर्माणाधीन अस्पताल को 2017 से पूर्व कांग्रेस सरकार में शिलान्यास कर स्थापित करना शुरू किया गया, लेकिन पिछले 5 साल से इस अस्पताल
अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अब नवनियुक्त विधायक मोहन बिष्ट ने तत्काल इसे प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मई महीने के पहले सप्ताह तक अस्पताल को तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। रुड़की के खानपुर क्षेत्र में नकली नोटों की सप्लाई और प्रिंटिंग को लेकर खानपुर पुलिस ने एक अभियान चलाकर 2 अभियुक्तों को करीब 50,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। कल तहसील स्थित कैंप कार्यालय पर घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पुलिस टीम को पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि हरिद्वार जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र में नकली नोटों का कारोबार जोरों पर किया जा रहा है। इसके साथ ही नकली नोटों के कारोबारियों के तार हरिद्वार क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा इस संबंध में विभिन्न स्तर पर जानकारियां जुटाई गई। इसी बीच पुलिस टीम अंतर्राज्यीय बॉर्डर मुजफ्फरनगर पर वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक कार आती हुई दिखाई थी, जिसे रोककर उन्होंने चेकिंग की और कार में बैठे लोगों की तलाशी ली गई। दोनों के पास से 50,000 रुपए के नोट बरामद हुए, जो सभी 100 के नोट थे। जिनकी जांच की गई तो वो नकली पाए गए। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उसने अपने घर सलेमपुर में प्रिंटर स्कैनर मशीन लगाई हुई है और जब भी उसे मौका मिलता है वो चुपचाप स्कैनर मशीन से हुबहू नकली नोट निकाल लेता है और मार्केट में नकली नोटों को वो अपने दोस्त मनोज के माध्यम चलाता है, जो झिंझाना शामली का रहने वाला है, और इस कारोबार में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, जिसे वो आपस में बांट लेते हैं। ज्यादातर ये नोट से लोग हरिद्वार, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर आदि के ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदारों को सामान खरीद के बदले देते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदार नकली नोटों में कम ध्यान देते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं रहता। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात अल्मोड़ा शहर का मुख्य आकर्षक पटाल बाजार और पुरानी शैली में निर्मित भवनों को पुराने स्वरूप में पुनः स्थापित किए जाने के लिए जिलाधिकारी वंदना द्वारा पुराने कलेक्ट्रेट भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार संघ के प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में विचार विमर्श करते हुए निर्णय लिया गया कि पटाल बाजार को पूर्व स्वरूप में स्थापित करने के साथ ही पुरानी शैली में जो भवन निर्मित है उनका जीर्णोद्धार के साथ ही जो भवन आधुनिक रूप से निर्मित हो गए हैं उन्हें उसकी पुरानी शैली में लाए जाने के लिए संबंधित भवन स्वामियों की सहमति लेते हुए उनका जीर्णोद्धार करने के साथ ही पटाल बाजार में पूर्व की भांति स्थानीय पटाल लगाए जाएंगे। इसके लिए विभिन्न विभागों को आगामी 15 अप्रैल तक प्रस्ताव तैयार करते हुए जिला स्तर से एक संयुक्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पटाल बाजार में पटाल बिछाने के अतिरिक्त दोनों तरफ स्थानीय घरों के लिए पेयजल, सीवरेज, पानी निकासी, विद्युत, ड्रेनेज व्यवस्था भी अलग से कराए जाने के लिए संबंधित विभाग 15 अप्रैल तक प्रस्ताव तैयार कर ले। अवैध खनन मामले में कार्यवाही को लेकर ज्येष्ठ प्रमुख दसोली ने जिलाधिकारी चमोली से लिखी शिकायत की। वीरवार को ज्येष्ठ प्रमुख दसोली पंकज हटवाल ने जिलाधिकारी चमोली से मुलाकात करते हुए बताया कि नंदप्रयाग झूला बगड़ में लंबे समय से अवैध रूप से खनन चल रहा है। पूर्व में भी मामले को लेकर शिकायत की गई, लेकिन खनन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से सरकार को करोड़ों के राजस्व का घाटा हो रहा है। उप जिलाधिकारी अभिनव शाह ने मामले में जाँच करने की बात कही है। वहीं खनन अधिकारी दीपक हटवाल ने बताया कि उन्हें उक्त मामले में जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्होंने चमोली ज्वाइन किया है। जिलाधिकारी चमोली ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कालाडूंगी में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। विश्व क्षय रोग दिवस राजकीय पॉलिटेक्निक कालाडूंगी में जिला क्षय विभाग नैनीताल के सौजन्य से आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने और स्कूल स्टाफ ने कालाडूंगी नगर में जुलूस निकालकर लोगों को क्षय रोग यानी टीबी के बचाव की जानकारी दी। वहीं पॉलिटेक्निक सभागार में स्कूल स्टाफ और डॉक्टर सुधीर कन्याल ने स्कूली छात्र छात्राओं को क्षय रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं डॉक्टर सुधीर कन्याल ने बताया कि 2026 तक हम पूरे देश से क्षय रोग को समाप्त कर देंगे। कि जो है आज राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन दिवस है हमारा। भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2026 तक समस्त भारत से हम जो है टीबी को समाप्त कर दें, टीबी का उन्मूलन हो जाए। और इसीलिए जो है सरकार की तरफ से डॉट्स प्रोग्राम चलाया जाता है, क्योंकि जनरली टीबी जो होती है वो इकोनॉमिकली, सोशली और कमज़ोर वर्ग में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए सरकार ने डॉट्स प्रोग्राम चलाया ताकि जो है टीबी के पेशेंट को घर घर जाके दवा दे सकें। और आज जो है टीबी की जांच के लिए जो कालाडूंगी में भी काफ़ी सुविधाएं हैं। ट्रू नॉट होता है हमारे यहाँ उसका एग्जामिनेशन, जो बिल्कुल कंफर्म है कि टीबी होती करके। और हम लोग जो है 2026 तक हमें पूर्ण विश्वास है कि जो है स्टेट के अलावा पूरे देश से जो है टीबी को समाप्त कर दें। जिला चिकित्सालय पौड़ी में विश्व क्षय रोग दिवस पर स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से टीबी के रोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही टीबी के उत्पन्न होने के कारणों की जानकारी को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग इस संक्रमण से बच सकें। बताया कि प्रतिवर्ष 24 मार्च को टीबी वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, तो हमारे पूरे स्टेट में और पूरे इंडिया में टीबी डे मनाया जा रहा है। और जो हमारी जनपद किस टाइम पे स्थिति है, इस टाइम पे हमारे पास 1124 पेशेंट, एक्टिव पेशेंट जो टीबी के इस टाइम पे चल रहे हैं, जिसमें 27 पेशेंट जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR टीबी के पेशेंट और 10 पेशेंट वो हैं हमारे पास जिनको HIV और टीबी भी है। तो फिलहाल इन सभी का ही इसमें पूर्ण तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको न्यूट्रिशनल और जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो भी टीबी प्रोग्राम के माध्यम से NTP प्रोग्राम जो चल रहा है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसके तहत इनको दिए जा रहे हैं। जो PM मोदी से मिलने जा रही है सर, पूरा क्या है ये? जी, ये हमारे जनपद पौड़ी और पूरे हमारे उत्तरांचल राज्य के लिए आज बहुत गर्व की बात है कि आज वर्ल्ड टीबी डे के दिन हमारे यहाँ से जो टीबी चैंपियंस हैं उनमें से 2 स्पीकर्स चुने गए थे ऑल इंडिया में, जिसमें से एक स्पीकर गुजरात की और एक स्पीकर हमारे पौड़ी जनपद के कोटद्वार से है, जिनका नाम काजल बिष्ट है। और उन्होंने अभी विज्ञान भवन में अपना भाषण दिया है और इसके तुरंत बाद वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्शन करेंगी और उनसे मिल के आएंगी। ये हमारे लिए पौड़ी जनपद की बहुत गर्व की बात है। और काजल बिष्ट ने टीबी का पूरा इलाज दिया था और उसके बाद वो एकदम ठीक हैं। तो अपनी जो उन्होंने अपनी जो फाइट दी है अपनी, और हम सबको हमारे यहाँ से टीबी परिवार की तरफ से, जनपद की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ उनकी सफलता के लिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी में जिला स्वास्थ्य विभाग पिथौरागढ़ की ओर से 25 मार्च से 27 मार्च तक 3 दिवसीय नेत्र शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पिथौरागढ़ की ओर से CSC मुंसियारी में 3 दिवसीय नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 25 मार्च को OPD यानी आंखों का चेकअप किया जाएगा और 26 और 27 मार्च को ऑपरेशन किया जाएगा। उत्तराखंड में पॉलीथीन पर प्रतिबंध के आदेश के बाद रामनगर में भी गुरुवार को नगर पालिका प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन की सामग्री जब्त करने की कार्रवाई की है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि समय समय पर पॉलीथीन का प्रयोग न करने को लेकर बैठकों का आयोजन किया गया है और सभी लोगों से पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग द्वारा पॉलीथीन की सामग्री को स्टॉक कर गोदामों में रखा जा रहा है, जिसको लेकर अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत कुछ गोदामों में पॉलीथीन की सामग्री नहीं पाई गई, लेकिन कुछ गोदामों में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन की सामग्री बरामद की गई है, जिसे जब्त करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पालिका द्वारा दोषी लोगों के खिलाफ चालान करने की कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, शासन के निर्देशों पर ये सभी को याद है कि पॉलीथीन और उसके जो उत्पाद हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस क्रम में नगर पालिका द्वारा विगत 1.5 माह पूर्व भी व्यापार मंडल और उनके प्रतिनिधियों के साथ जो है बैठक की गई थी, लेकिन लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि भारी मात्रा पर जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री को जो है स्टॉक किया जा रहा है और शहर में सप्लाई दी जा रही है। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में और शासन के निर्देशों के क्रम में आज नगर पालिका और पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई करी है। अभी तक 2 गोदामों की छापेमारी की गई है, जिसमें एक में गोदाम में तो खैर कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली, लेकिन दूसरा गरीबेश्वर मंदिर के पास जो गोदाम है, यहाँ पर भारी मात्रा में प्लास्टिक की चम्मचें और कटलरी वगैरह मिले हैं, जिसकी नियमानुसार जब्ती करी जा रही है और इसमें जो नियमानुसार चालानी कार्रवाई है वो भी नगर पालिका द्वारा करी जाएगी। कोटद्वार में महिला रामलीला आयोजित की गई है, जहां रामलीला के सभी पात्र महिलाएं हैं। सिद्ध बली नारी शक्ति रामलीला समिति द्वारा आयोजित इस रामलीला में लोगों का सहयोग और उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ महिलाओं ने अपने दम पर रामलीला आयोजित की है। समिति के अध्यक्ष मालती गौड़ का कहना है कि इस आयोजन में महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है। महिलाओं को अपनी क्षमता परखने का अवसर भी मिला है, तो पुरुष समाज का भी अमूल्य सहयोग इस आयोजन में मिल रहा है। ये एक बेहतरीन आयोजन है। हर तरफ लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं। यहाँ महिलाओं पर ऐसा प्रभाव दिख रहा है कि उन्होंने बिना पुरुष पात्रों की सहायता के ही लाजवाब आयोजन कर दिया, जो बड़ा आनंददायक है। नई टिहरी स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व क्षय दिवस पर ITI के छात्रों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने रैली निकाल कर लोगों को टीबी उन्मूलन के प्रति जागरूक किया। साथ ही गोष्ठी और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में स्थान पाने वाले छात्रों को CMO ने पुरस्कारित किया। गुरुवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विश्व क्षय दिवस पर छात्रों के बीच टीबी और धूम्रपान से होने वाले नुकसान और बचाव के उपाय को लेकर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित गोष्ठी में CMO डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि धूम्रपान के सेवन से कई तरह की बीमारियां जन्म लेती है। उन्होंने लोगों को धूम्रपान के सेवन से बचने की सलाह दी है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।